हेलो एवरीवन। दोस्तों, अगर एंडोमेट्रियोसिस है या एंडोमेट्रियोसिस के कारण इनफर्टिलिटी है, दोनों ही केसेस में बहुत बार जो सफरर होता है, जो पेशेंट होता है, उसके दिमाग में अनगिनत सवाल होते हैं। काफ़ी बार उन सवालों के जवाब उन्हें मिल पाते हैं, काफ़ी बार वो गायनेक से पूछना चाहते हैं अपने, वो नहीं पूछ पाते हैं। बहुत बार वो उन सवालों के जवाब गूगल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूँकि गूगल है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की वेबसाइट्स हैं, तो अलग-अलग वेबसाइट्स पे अलग तरह के डिस्क्रिप्शन है, अलग तरह के एक्सप्लेनेशन है, तो ऐसे भी पेशेंट बहुत बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और काफ़ी बार वो सवाल सिर्फ़ सवाल रह जाते हैं, जवाब उन्हें नहीं मिल पाते हैं। तो आज मैं ऐसे ही कुछ सवाल और उनके जवाबों के साथ आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। जो ये सवाल अक्सर बेस्ड हैं मेरी ओपीडी में आए पेशेंट्स के बेसिस पे, उनके डाउट्स के बेसिस पे, जो कि उनके दिमाग में जैसे हिस्ट्री के दौरान उनके दिमाग में जो डाउट्स आते हैं और वो मुझसे पूछते हैं, तो उन सवालों के बेसिस पे है। इनसे अलग अगर आपको और भी डाउट्स हैं, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स लिख सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपके सवालों के जवाब मैं दे सकूँ, क्योंकि डाउट कभी भी डाउट नहीं रहने चाहिए और मेरा और आपका इंटरेक्शन हमेशा बने रहना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। दोस्तों, जो पहला सवाल एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड पेशेंट की तरफ से आता है, वो यही होता है कि मुझे एंडोमेट्रियोसिस क्यों हुआ, आखिर इसका कारण क्या है? चूँकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक चीज़ ये आपसे कहना चाहूँगी कि जो ये एंडोमेट्रियोसिस जैसे जो हार्मोनल इश्यू हैं, इसका मेन सबसे मुख्य कारण होता है डाइट और लाइफ़स्टाइल, और इन सबसे ऊपर होता है स्ट्रेस यानी टेंशन। सिर्फ इन 3 चीज़ों को ठीक करके चलिए, आप ये समझिए कि 50% बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। अपनी डाइट ठीक कर लीजिए, अगर उसमें किसी तरह का डिस्टर्बेंस है, अपना लाइफ़स्टाइल ठीक कर लीजिए, रहन-सहन कैसा है, थोड़ा एक्सरसाइज़, थोड़ा योगा, सब चीज़ को अपने रूटीन में लेके आइए और इन सब से ऊपर आप अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कीजिए। तो समझिए कि आपकी 50% बीमारी का सॉल्यूशन मिल गया। एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस होते ही सबसे पहला काम क्या करना है? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस जैसे ही होता है, कन्फर्म जैसे ही होता है, आप ट्रीटमेंट में हैं या नहीं हैं, दोनों ही केस में सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको अपनी डाइट और लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई करना है, उसको ठीक करना है, स्ट्रेस कम करने की कोशिश करनी है। दूसरा जो सबसे ज़रूरी काम आपको करना है, वो ये कि अगर आप मैरिड हैं, तो प्रेगनेंसी प्लान कर लें। अपने आप को 6-7 महीने का टाइम दें। अगर इस बीच कंसीव नहीं होता है, तो तुरंत अपने गायनेक से मिल लें, डिले ना करें। एंडोमेट्रियोसिस अगर मुझे है, तो क्या हर हाल में मुझे इनफर्टिलिटी होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस के रहते हुए अगर ओव्यूलेशन ठीक-ठाक चल रहा है, तो आप आराम से प्रेगनेंसी प्लान कर सकती हैं, कंसीव कर सकती हैं। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, तो ऐसे में आपको इनफर्टिलिटी होगी और आप कंसीव नहीं कर पाएँगी। हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगर मेरा एंडोमेट्रियल सिस्ट बड़ा है, तो क्या मुझे उतना ही टाइम लगेगा कंसीव करने में? देखिए, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के साइज़ के ऊपर आपकी फर्टिलिटी डिपेंड नहीं करती है। काफ़ी बार बहुत छोटा एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होता है, लेकिन ओव्यूलेशन पूरी तरह से डिस्टर्ब होता है। बहुत बार सिस्ट बहुत बड़ा होता है, लेकिन ओव्यूलेशन ठीक-ठाक चल रहा होता है, तो ऐसे में पेशेंट कंसीव भी कर लेती है। तो इस बात को आप पूरी तरह से नकार दें, इस बात को आप दिमाग से पूरी तरह से निकाल दें कि एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट अगर बड़ी है, तो उतना ही बड़ा फर्टिलिटी इश्यू आप में बनेगा, नहीं। अगर मुझे एंडोमेट्रियोसिस है, तो क्या मुझे हर हाल में सर्जरी करानी ही पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। मैं तो यहाँ पे आयुर्वेदा की बात करती हूँ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करती हूँ और उससे ही कितने केस सक्सेसफुल हो जाते हैं, इसके प्रूफ भी मैंने आपको दिए हैं प्रीवियस वीडियो में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सर्जरी अडॉप्ट करनी ही करनी है, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस ठीक करना है तो। आराम से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक थेरेपीज़, प्यूरिफिकेटरी थेरेपीज़ के द्वारा ईज़िली ट्रीट हो जाता है। तो आपको सर्जरी की तरफ मुड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस हो जाता है, आप तुरंत अपने आयुर्वेदिक किसी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट के अंडर आ सकते हैं। बहुत पेशेंट ये पूछते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के लिए मैंने बड़ा लंबा ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मैंने कंसीव नहीं कर पाई। देखिए, एक बात तो आप हमेशा दिमाग में रखिए कि अगर आपने एंडोमेट्रियोसिस के दौरान ट्रीटमेंट लिया है और आपकी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स चले हैं, तो ऐसे केस में कंसीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं। यानी वो आपके कंसीव करने में हमेशा बाधा डालेंगे। तो जब तक ये अब आप ये मान के चलिए कि दो धारी तलवार है।
आप एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करने के लिए आप प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेते हैं, वहीं पर ही अगर आप फर्टिलिटी प्लान करते हैं तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ कि हार्मोन ट्रीटमेंट का सहारा आप एंडोमेट्रियोसिस में कोशिश करें कि अवॉइड करें, ना लें। और बेहतर रहेगा कि एंडोमेट्रियोसिस के लिए आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर आ जाएं, ताकि आपकी फर्टिलिटी भी इंटैक्ट रहे, आप कंसीव भी कर पाएँ और साथ में आपका एंडोमेट्रियोसिस की समस्या से भी आप निजात पा लें। अक्सर ये सवाल रहता है कि क्या एंडोमेट्रियोसिस हेरिडिटरी हो सकता है? बिल्कुल, एंडोमेट्रियोसिस की समस्या हेरिडिटरी हो सकती है। अगर ये समस्या आपको रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपकी डॉटर है तो उसमें ये इनहेरिट होने के चांस हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि अगर आपको ये समस्या रही है या पास्ट में कभी आपने ये समस्या फेस की है या कभी आपकी मदर को रही है या बुआ को रही है, मौसी को रही है, तो ऐसी कंडीशन में कोशिश ये कीजिए कि अपनी बिटिया का, अपनी डॉटर का हमेशा डाइट, लाइफ़स्टाइल आप करेक्ट करते चलें। किसी तरह के जंक फूड की तरफ अगर वो है तो इस चीज़ से बचाए रखें। हमेशा डाइट और लाइफ़स्टाइल को मॉडिफ़ाई करते हुए चलें, हमेशा उसे करेक्ट करते हुए चलें, ताकि फ्यूचर में इस तरह की समस्या वो ना झेलें। क्या एंडोमेट्रियोसिस सिर्फ़ 30s के एज के आसपास होती है? क्या ये छोटी बच्चियों में भी हो सकती है? जी, इसका कोई भी पर्टिकुलर एज लिमिट नहीं है। रिप्रोडक्टिव एज में अगर फीमेल है, आप ये समझिए कि प्यूबर्टी अटेन होते भी एकदम से जैसे ही प्यूबर्टी अटेन होती है, उसके बाद में भी एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस हो सकता है। तो इसका कोई ऐसा कुछ टाइम लिमिट नहीं है, ड्यूरेशन नहीं है कि भाई इतने से इतनी एज तक ही होगा, नहीं। फर्टिलिटी एज में अगर फीमेल है, लड़की है, तो उसको आराम से ये समस्या हो सकती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ स्ट्रेस, डाइट, लाइफ़स्टाइल ध्यान रखिए। एएमएच की कंडीशन एंडोमेट्रियोसिस में कैसी रहती है? देखिए, अक्सर मोस्ट ऑफ द केसेस में एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है, अगर एंडोमेट्रियोसिस है, तो ऐसे केस में एएमएच अक्सर लो रहता है, कम की तरफ रहता है। डिपेंड करता है कि ओव्यूलेटरी फंक्शन कैसा है। बहुत बार बहुत डिस्टर्ब नहीं होता है एंडोमेट्रियोसिस में ओव्यूलेटरी फंक्शन, ओवेरियन रिजर्व ठीक-ठाक होता है, एएमएच भी ठीक-ठाक बना रहता है। लेकिन अगर ओवेरियन रिजर्व ठीक नहीं है, ओव्यूलेशन ठीक नहीं हो रहा है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि एएमएच बहुत ज़्यादा लो हो। एंडोमेट्रियोसिस अगर हुआ है तो बच्चे कब प्लान करने चाहिए? इसका सवाल का जवाब आपको पता है, जैसे ही डायग्नोस हो जाता है एंडोमेट्रियोसिस, तुरंत प्रेगनेंसी प्लान कर लें, बच्चे प्लान कर लें। डिले ना करें बिल्कुल भी, जितना डिले करेंगे उतनी समस्या बढ़ेगी। तो बेहतर है आप अपने स्तर से प्रेगनेंसी प्लान करके चलें। नहीं कंसीव होता है तो बाकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का आप सहारा ले सकते हैं, कंसीव भी होगा और एंडोमेट्रियोसिस भी आपका ठीक होगा। तो ये एंडोमेट्रियोसिस से संबंधित कुछ सवाल जो आपकी तरफ से थे और जवाब मेरी तरफ से था। वीडियो आपको कैसा लगा? इन्फॉर्मेटिव लगा? पसंद आया? तो शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी भी कुछ डाउट यदि बने हुए हैं तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। कोशिश मेरी यही रहेगी, प्रयास मेरा यही रहेगा कि अपनी नॉलेज के बेसिस पे जितना मैं आपको जवाब दे सकती हूँ, दूँगी। तो चलिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में, ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस के साथ में मिलते हैं हम अगली वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।